हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में। तो लास्ट में हमने थोड़े कुछ बेसिक्स वगैरह देखे थे, जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ किस तरीके से लगता है, हाईएस्ट रेट क्या है, वो सब देखा था। तो अब हम एक्चुअल जो मेन कंटेंट है जीएसटी का वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक्स थोड़े देखे थे, अब एक्चुअल वाला स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर सप्लाई क्या होता है, सप्लाई जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है, किस तरीके से लगता है और किस कारणों से लगता है और कहाँ पे जीएसटी नहीं भी लगता, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में आता है सेक्शन 284 बात करता है पर्सन, क्योंकि अब किसी को टैक्स पे करना है तो हमें पता तो होना चाहिए उसे किसको पे करना है। तो सबसे पहले वो पर्सन कौन है, तो पर्सन, इसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी, फर्म, LLP या कोई AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया में बनी हो या इंडिया में नहीं बनी हो उस पर भी एप्लीकेबल होगा अगर वो इंडिया में वर्क कर रही है तो। एनी कॉरपोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या किसी प्रोविजनल या गवर्नमेंट की किसी कंपनी के हिसाब से वो बना हो या कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो, सेक्शन 45 क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के उन सब पे एप्लीकेबल हो। यानी कि कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन है जो सेंट्रल एक्ट से, स्टेट एक्ट से या उसके किसी प्रोविजन से या किसी गवर्नमेंट कंपनी ने कोई कंपनी बनाई हो, जो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी, जो क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, तो उसने बनाई हो तो उस पर भी वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री, यानी कि इस कंट्री के यानी कि इंडिया के किसी भी लॉ के अंदर कोई कंपनीज बनी हो वो उस पर वो पर्सन की डिफाइन होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई सेंट्रल या गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो भी होगा। लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द एसोसिएट रजिस्ट्रेशन एक्ट, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, यानी कोई और भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स हैं वो सब भी पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस बता रखा है कि कौन कौन आता है। तो आप सिंपल समझ लो, जो भी है बंदा टैक्सेबल पर्सन होगा उसको टैक्स पे करना है, और उसके अलावा जितने भी पर्सन हो गए, चाहे वो टैक्स पे कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो सब पर्सन के अंदर आएंगे। कोई छोटा बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई कंपनी हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड हो, कोई भी हो, वो सब पर्सन के जीएसटी के हिसाब से वो सब पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। उसके बाद डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या कर रखा है, एक ही पेन पे, यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कई कंपनीज के एक ही कंपनी की पेन से, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेन नंबर लगता है, तो उस एक पेन नंबर से, पेन यानी कि परमानेंट एड्रेस नंबर, यानी कि उससे क्या करते हैं कि दो कंपनीज बना लेते हैं, यानी कि दो अलग अलग जगह ऑफिस खोल लिए, या मान लो एक इम्पॉर्टेंट है और एक कुछ है नहीं लेकिन वो उसको ज़रूरी था खोलना कुछ काम सप्लाई वगैरह के लिए, तो उस केस में जैसे ऑफिस खोल लिया, कोई ब्रांच खोल लिया, कोई और ऐसे काम के लिए खोल लिया, तो दो अलग अलग जगह हो गए, अलग अलग स्टेट में हो, सेम स्टेट में हो, लेकिन क्या मान लिया जाएगा उन्हें सेम, अगर वो एक ही पेन पे बने हैं तो उन्हें सेम पर्सन ही माना जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से क्लियर सेक्शन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जैसे सेक्शन 25(4) क्या कहता है इसमें, अ पर्सन हैज ऑब्टेन और इन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वन और मोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक पर्सन को ज़रूरत है कि वो एक या एक से ज़्यादा डेफिनेशन ले, मतलब रजिस्ट्रेशन ले, डेफिनेशन नहीं रजिस्ट्रेशन ले, वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, मोर देन वन स्टेट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन विल ट्रीट एज
डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो अगर वो अलग अलग लेता है तो उसे डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग मान लिया जाएगा, भले ही वो एक ही का हो। लेकिन अगर वो एक ही लेता है ना तो उसमें कहा जाएगा कि वो एक ही बंदा है, सिंगल पर्सन है, डीम्ड कर लिया जाएगा। लेकिन वो अलग अलग हर स्टेट का अलग अलग नंबर लेता है, अलग अलग पेन बनवाता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में वो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग ही माना जाएगा, भले ही वो एक कंपनी क्यों ना हो। भले ही एक बड़ी टाटा ग्रुप्स है, अब वो अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में अपने ऑफिस खोल रही है और सबका अपना एक जीएसटी नंबर ले रही है, तो उस केस में उसको कहा जाएगा कि तू एक अलग ऑफिस है, तेरा जीएसटी अलग जाएगा। ये नहीं कि तू उसमें जाके मिला के दे रहा है, तेरा जीएसटी अलग जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी गुजरात में, एक महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र दोनों एक ही ब्रांड की कंपनी है, मतलब कि एक ही जन की कंपनी है दोनों, तो उस केस में दोनों का उस स्टेट के अंदर जिस हिसाब से होगा वो जीएसटी जाएगा। लेकिन ये नहीं कि दोनों का मिला देंगे पहले और फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ जिस स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है उसी स्टेट में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर 25(5) क्या कहता है, वेयर अ पर्सन ऑब्टेन ए रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी द रिस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट द यूटी एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द पर्पस ऑफ द, वही है कि मतलब कि अगर एक स्टेट में है तो वो सेम माना जाएगा, अलग अलग में लेते हैं रजिस्ट्रेशन तो वो अलग अलग माने जाएंगे। नॉर्मली पहले वाले में बोला था अगर एक में हो ना हो, अलग अलग में हो तो उस केस में, और ये कहता है कि अगर एक में भी है या फिर एक में अलग अलग स्टेट्स या यूटी में है तो भी उसे डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। फिर रजिस्टर्ड पर्सन कौन आता है, यानी ये कौन जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्टर्ड है सेक्शन 25, हम बात करेंगे आगे। यानी जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उसके बारे में बात करा गया है इसमें। एंड डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन इन यूनिक नंबर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यानी कि उस पर्सन को नहीं करता जिसके पास एक अलग ही यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उसे रजिस्टर नहीं कहा जाएगा। मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो उसी को रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा जीएसटी के हिसाब से। उसके बाद सेक्शन 107 क्या कहते हैं, टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, तो सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन सिंपल है, मीन्स अ पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स, यानी कि जो एक लिमिट होती है, जैसे डायरेक्ट टैक्स में एक लिमिट होती है 250 की, नॉर्मल केसेस में बात कर रहा हूँ मैं, वो अलग रूल्स वगैरह नहीं, तो 3 लाख 250 के हिसाब से एक लिमिट होती है। वैसे यहाँ भी एक 20, 50 और 1.5 करोड़ के हिसाब से एक लिमिट होती है, तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट को पास करना यानी कि लायबल टू पे टैक्स, यानी कि सेक्शन 22 और 24 कंपलसरी, यानी कि किसी रिवर्स चार्ज, जब हम आरसीएम पढ़ेंगे ना वहाँ में कुछ लोगों को उनको थ्रेशोल्ड लिमिट पार भी नहीं हुई फिर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उन पे आरसीएम आ रहा है, रिवर्स चार्ज में आ रहा है, तो वो हो जाता है जिनको कंपलसरी है विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। तो वो सेक्शन 24 में हम आगे देखेंगे क्या है एक्चुअल में, ये इसमें क्या है अच्छे से, बस सिंपल समझ लो। टैक्सेबल पर्सन है पहला जो लायबल टू पे टैक्स है, और दूसरा जिसको कंपलसरी पेमेंट करनी है, वो दोनों ही आ जाएंगे, भले ही वो रजिस्टर्ड ना हो फिर भी, ठीक है, वो टैक्सेबल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। फिर सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ shall include an agent acting such as behalf of such supplier, यानी कि कोई भी पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है या दोनों का कर रहा है वो सप्लायर माना जाएगा, या उसका कोई एजेंट जो उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है तो भी उसे सप्लायर माना जाएगा। सप्लायर इंक्लूड्स अरेंजिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम्स एंड ऑल्सो हु ओन्स ऑपरेट्स मैनेज ई प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई, यानी कि वो किसी भी तरीके से कर रहा है, कोई क्लेम को एक्शनेबल क्लेम का सेटलमेंट कर रहा है, किसी और तरीके की सप्लाई दे रहा है या गुड सेल कर रहा है, तो वो सप्लायर माना जाए, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा है, सप्लाइंग कर रहा है किसी भी तरीके के गुड्स और सर्विसेज, तो उसे सप्लायर कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 102A, स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम। आखिर होता क्या है, हमने पीछे वाले सप्लायर वाले में पढ़ा कि एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई कर रहा है सर्विसेज का, तो एक्शनेबल क्लेम विल बी बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, इनका जो काम करता है ना वो भी सप्लायर माना जाएगा। ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता है, गुड्स प्रोवाइड कराता है, वो भी
सप्लायर माना जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है? मीन्स ऑफरिंग अ गेम इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक विदिता, आपको ही पता होगा ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, सेक्शन 293 रिसिपिएंट। एक्चुअल में रिसिपिएंट कौन होता है? रिसिपिएंट यानी कि कंसिडरेशन इज पेबल, मतलब कि कौन किसको टैक्स पे करना है या किसको सप्लाई कर पैसे देने हैं, पैसे जिसको मिलेंगे वो रिसिपिएंट आ जाते हैं, यानी कि जिसको रिसीव्ड होने वाले हैं, मनी रिसीव्ड होने वाली है और टैक्स पे करने वाला है वो। आगे हम देखेंगे जब आरसीएम देखेंगे तो वहाँ पे कोई और भी टैक्स पे करता है, तो उस केस में वो नहीं, यहाँ नॉर्मल समझो कि जिसको पैसे मिलेंगे और वो टैक्स पे करेगा। वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल, यानी कंसिडरेशन पेबल है तो पर्सन लायबल टू पे दैट विल बी कंसिडरेशन, रिसिपिएंट हो जाता है, यानी कि जो पेमेंट करने वाला है वो रिसिपिएंट हो जाता है। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्सन टू होम दैट गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी कि जिसको गुड्स डिलीवर्ड हुए, यानी कि जो पेमेंट बनाए करेगा रिसिपिएंट, यानी कि जो पेमेंट करेगा वो सप्लायर और रिसिपिएंट होता है। दो के सप्लायर यानी कि जो सप्लाई कर रहा है, रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है। सप्लायर को जो रिसीव करेगा रिसिपिएंट, और उसकी पेमेंट करेगा वो वही पेमेंट करेगा। तो सबसे पहला क्या है? कंसिडरेशन पेबल, यानी कि हमने गुड्स दे दिया लेकिन हमें कंसिडरेशन नहीं मिला है, तो जिसको भी वो जिसके भी लायबिलिटी के अंदर वो आता है कि उसे कंसिडरेशन देना है, वो रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। वेयर नो कंसिडरेशन पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई कंसिडरेशन ही पेबल नहीं, कई बार होता है बिना पैसों के हम गुड्स सप्लाई कर देते हैं किसी को, तो उस केस में जिसको भी वो गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं या अवेलेबल हुए हैं और टू होम पोजीशन, या जिसकी पोजीशन में है, डिलीवर्ड हुए हैं, अवेलेबल हुए हैं, पोजीशन में हैं और यूज़ द गुड्स, यानी कि जो यूज़ कर रहा है गुड्स का, इज़ गिवन और मेड अवेलेबल, या जिसको अवेलेबल कराए हैं हमने, क्या किसी भी तरीके से जिसके पास भी गुड्स हैं या जो भी गुड्स को यूज़ कर रहा है वो, भले ही उसने कोई कैश या पैसे ना दिए हों, कंसिडरेशन नहीं देना उसको, लेकिन वो रिसिपिएंट माना जाएगा। उसके बाद वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि अगर ऊपर वाला गुड्स की बात कर रहा था, सर्विस की बात करें तो कोई उसका एजेंट, इंक्लूडिंग हिज एजेंट हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, यानी कि उसके एजेंट को अगर करा है हमने, कोई भी पर्सन, पहली बात तो जिसको हमने सर्विस दी है तो उसके अंदर उसका एजेंट भी आता है, जिसको हमने कोई किसी तरीके की सर्विस दी होगी तो उसे भी रेसिपिएंट माना जाएगा। यहाँ से बोला गया है कि नॉर्मल समझ लो, सिंपल बोलूँ तो कंसिडरेशन नहीं मिला, जिसको पे करना है वो रेसिपिएंट, कंसिडरेशन है ही नहीं, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई हुआ है, तो जिसको वो फ़ायदा हो रहा है, उस गुड से फ़ायदा हो रहा है वो रेसिपिएंट, या कंसिडरेशन गुड्स के लिए था ऊपर नहीं, अब सर्विस के लिए आए तो जिसको सर्विस मिली या फ़ायदा हो रहा है, भले वो एजेंट है हमारा, तो उसको भी रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेबल सप्लाई। आखिर टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? हमने सप्लाई की बात की तो उसके कुछ पार्ट्स आते हैं। जो सबसे पहला होता है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई सिंपल लेविड जिस पे हो, यानी कि लेविबल यानी कि टैक्स पे जिस पे टैक्स पे करना हो, टैक्सेबल से ही समझ रहा है, जिस पे हमें टैक्स पे करना हो। नॉन टैक्सेबल जिस पे हमें टैक्स ना पे करना हो, वो नॉन टैक्सेबल में आ जाता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल से समझ गया। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? means a supply of any goods or services or both which attracts nil rate supply, nil rate of tax, wholly or exempt tax which under section 6 of the IGST includes non taxable supply। exempt supply यानी कि जिसको छूट दे रखी है कि उस पर GST ही नहीं लगेगा, यानी कि उस पर GST आना तो चाहिए था लेकिन किसी कारण से पब्लिक के बेनिफिट के लिए हमने उसको छूट दे दी कि नहीं, इस पर GST नहीं लगाएंगे, इसे एग्जेम्प्ट कर दो, इस पर GST लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ज़ीरो रेट सप्लाई। ज़ीरो रेट सप्लाई का क्या है? मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि गुड्स सर्विस या दोनों के केस में क्या हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मली उस पर तो टैक्स लगता है लेकिन किसी कारण की वजह से हमने उसको उन कुछ चीज़ों की वजह से टैक्स हटा रखा है। जैसे अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। या SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी एक अलग जोन माना जाता है इंडिया से, मतलब ये समझा जाएगा कि वो
एक अलग कैटेगरी है इंडिया की टेरिटरी से, तो वहाँ भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के लिए या वहाँ बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए भी हम कोई गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं, तो वहाँ वो भी ज़ीरो रेट माना जाएगा, यानी कि वहाँ पे टैक्स आपको नहीं पे करना होगा। नॉर्मल समझ लो कि ऐसे गुड्स जिन पे पहले तो टैक्स लगता है, मतलब इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो तो टैक्स लगता है, लेकिन अगर उसका एक्सपोर्ट करें या SEZ में सप्लाई करें तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता, यानी कुछ कंडीशन पे टैक्स नहीं लगता और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिस पे टैक्स लगता है। तो यहाँ नॉर्मल दो बोला है, एक एक्सपोर्ट और एक SEZ वाला केस में आपको ज़ीरो रेट टैक्स सप्लाई हो जाएगा। फिर उस पर जितना भी हाई टैक्स हो उस पर कोई आपको टैक्स पे नहीं करना, सब ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद गुड्स, अब हमने गुड्स की बात करी इतनी कि गुड्स पे नहीं लगता, गुड्स सप्लाई करते हैं। आखिर गुड्स होता क्या है? तो गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो मूव हो सके, कोई ट्रांसफर हो सके। नॉर्मली सब लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेटेड है। तो और इंक्लूड क्या क्या रहता है? नॉर्मली तो मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन कोई एक्शनेबल क्लेम है, ग्रोविंग क्रॉप है, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड, यानी कि जो लैंड से अटैच्ड है और एक फॉर्म हो रही है, यानी कि ग्रो हो रही है, एग्री टू बी सर्व्ड, और कुछ टाइम बाद उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट बिफोर या अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उसको हटा लिया जाएगा या हटा लिया गया है, तो उस केस में वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन जो मनी सिक्योर या सिक्योरिटीज़ है वो भी मूव होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के गुड्स के अंदर नहीं आएगा, उसे हम गुड्स नहीं कह सकते। उसके बाद अब सर्विस की बात करते हैं। तो सर्विस क्या कहता है? सर्विस सेक्शन 102 में क्या कहता है कि मीन्स एनी काइंड ऑफ थिंग अदर देन गुड्स। नॉर्मल समझ लो कि गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विस है। तो उसके बाद लेकिन कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सेपरेट कंसिडरेशन इन चार्ज्ड फॉर यूज़ ऑफ मनी एंड कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी कि जो भी चार्ज क्रिएट हुआ है, यानी कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूँ मैं एग्जांपल से, कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज को चेंज कराते हैं तो जो वो पर्सन होता है ना, एसोसिएट पर्सन, वो कुछ फ़ीस चार्ज करता है। तो जो फ़ीस चार्ज करता है ना, वो भी एक तरीके का सर्विस दे रहा है कि वो पैसे बदल के दे रहा है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे। वो कैश का मतलब इंक्लूड हो जाएगा। ऊपर वाले के एक्चुअल कैश है वो इंक्लूड नहीं होगा और वो इंक्लूड नहीं होगा, और लेकिन नीचे वाले में जो कैश का ट्रांजैक्शन है ना, वो इंक्लूड हो जाएगा जो एक्सचेंज करने के लिए हुआ है। एक्सप्लेनेशन, द सर्विस वे इंक्लूड्स द फैसिलिटी अरेंजिंग ट्रांजैक्शन ऑफ इन सिक्योरिटीज़। मनी और सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता। नॉर्मली जो फिजिकल मनी सिक्योरिटीज़ है वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की या कुछ और गुड प्रोवाइड किया तो वो हो सर्विस के अंदर आ जाता है। अब आता है हमारा सेक्शन 7। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं तो वो कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे जो इस चैप्टर में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई यानी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है सप्लाई का, सप्लाई कहाँ करना है, कैसे क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या स्कोप है आखिर सप्लाई का, यानी कि आखिर सप्लाई हम करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले सेक्शन इसमें आता है सेक्शन 1A। सेक्शन 1A ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस के क्या क्या फॉर्म्स हैं किसके। सबसे पहले सच एज ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल या लीज। ये तो नॉर्मल कंडीशंस है जो आप लोगों को बहुत पता होगी कि ये सब करने पे सप्लाई माना जाता है। उसके बाद मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हो गया हो या एग्री किया हो करने के लिए, काम करने के लिए, कंसिडरेशन के साथ किया कि नहीं किया वो कहता है। और इन द कोर्स यानी कि जो बिजनेस के में करा है उन सबको हम सब फॉर्म्स, वो ये सारे फॉर्म्स है 4 फॉर्म्स में डिवाइड है। सच एज यानी कि फिर वो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसमें देखते हैं एक एक चीज़ क्या होता है। सबसे पहले मेड और एग्री टू बी मेड फॉर एग्री टू बी मेड। सबसे पहले मेड क्या कहता है कि गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड और सर्विस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द रेसिपिएंट, यानी कि जो टू द रेसिपिएंट यानी कि
जिसको हमें सर्विस देनी थी, गुड्स देनी थी, वो दे दिया हमने या पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी हमें कंसिडरेशन मिला है नहीं मिला उसकी बात नहीं कर रहे अभी। लेकिन जो हमें गुड्स सर्विस प्रोवाइड करानी थी सामने वाले को, वो हमारी तरफ से प्रोवाइड करा दी गई है, तो वो मेड हो गया, यानी कि हो चुका है। और एग्री टू बी मेड, दिस इज अ स्प्लिट अप इन टू वे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देयर इज अ एग्रीमेंट विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विस, यानी कि हमने एक एग्रीमेंट तैयार किया कि हम फ्यूचर में गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे या सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। एंड एडवांस हैज़ बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि गुड्स या सप्लाई जो हम सर्विस हम जो आगे फ्यूचर में प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ एडवांस पेमेंट मिल गई है। देखो, मेड यानी कि प्रोवाइड करा दिया, एग्री टू बी मेड यानी कि फ्यूचर में कराएंगे, फिर कंसिडरेशन हमें बाद में मिले या एडवांस में मिले। तो सबसे पहले एग्री टू बी मेड में दो पार्ट करे गए हैं। अगर एग्रीमेंट किया है आपने और आपको कंसिडरेशन मिल गई है, तो वहाँ पे आपका एग्री टू बी मेड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। यानी कि आप या तो आपने पूरा एग्रीमेंट कर लिया है या तो आपको एडवांस मिल गया है, किसी भी फॉर्म में मिला हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको एडवांस मिल गया हो तो उसे सर्विस एग्री टू बी मेड कहा जाता है। तो ये हो गया मेड और एग्री टू बी मेड का कॉन्सेप्ट। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि किसी चीज़ के बदले, कंसिडरेशन यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हमें मिलती है। तो नॉर्मल केस में तो पुराने ज़माने में तो गुड्स का ही ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन अब कैश वगैरह की वजह से उसका एक्सचेंज होता है। तो सेक्शन 231 कहता है कि कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट ऑफ सप्लाई, एनी पेमेंट मेड एग्री टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, यानी कि कैश में किया या किसी और फॉर्म में किया, इंस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन रिस्पेक्ट, यानी कि गुड्स और सर्विस के लिए उनके रिस्पॉन्स में, यानी कि हमें गुड्स और सर्विस मिला था ना तो उसका हमने पेमेंट कर दिया, या फिर गुड रिस्पेक्ट यानी पहले मिला था और अब करा है हमने पेमेंट। रिस्पॉन्स यानी कि हमें गुड्स मिला या सर्विस मिला, हमने पेमेंट कर दिया तुरंत ही। और फॉर इंड्यूसमेंट यानी कि आगे हमने देखा है कि हमें गुड्स या सर्विस की पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्शन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस, यानी कि एक्ट के हिसाब से या उसके किसी और कारण की वजह से एक्शन लेना, यानी कि कोई मनी अगर बैंड है, मतलब कि अब उसका सर्कुलर नहीं है तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन के लिए। ये नहीं कि मनी का है तो कुछ भी कर दो, तो मनी ही होना चाहिए, या उसकी मॉनेटरी वैल्यू एक फिक्स होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा गुड्स लेके सर्विस लेके कम वैल्यू दे रहे हो। तो सेम वही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स ऑफ और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस मिलेगा उसके हिसाब से जो भी उसका अमाउंट रहेगा वो हमें पे करना पड़ेगा। बट एक्सक्लूड, इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। सब्सिडरी, यानी कंसिडरेशन में कभी भी सब्सिडरी नहीं इंक्लूड करेंगे। आपने भले ही आपने तो कम पेमेंट की है ना, तो जितना पेमेंट आपको मिली है करी है या आपने जितने का सप्लाई किया है, आपने रिसिपिएंट से कितना लिया है, तो उसमें सब्सिडरी इंक्लूड नहीं होगी। डिपॉजिट अनलेस सप्लाई टू द डिपॉजिट कंसिडरेशन सेट सप्लाई, डिपॉजिट भी कंसिडरेशन में नहीं आता अनलेस इसको कहा जाए तो, मतलब कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि डिपॉजिट एक तरीके से अब कंसिडरेशन हो गया। पहले डिपॉजिट करा था कि इतना अभी अपने पास रख लो, बाद में, क्योंकि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि अभी आप दो, जब आप गुड्स को या सर्विस को, मतलब सर्विस तो रिटर्न नहीं हो सकती, गुड्स को जब रिटर्न करोगे ना तो ये पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी, तो वो एक डिपॉजिट होता है। तो मान लो वो उसने गुड्स वापस ही नहीं करे या उसने तोड़ दिया गुड्स वगैरह, तो जो सप्लायर है वो पैसे थोड़ी ना देगा कि टूटा हुआ गुड्स ले ले और पैसे वापस कर दे, नहीं ना, तो तब तक वो डिपॉजिट ही माना जाएगा। लेकिन जब वो ऐसा हो जाए, कंसिडर हो जाए कि हाँ सप्लाई ऑफ हो गया है गुड्स का या सर्विस का, तो उस केस में उसको भी कंसिडरेशन के अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद इस पर एक सर्कुलर है कि मतलब CBIC ने एक सर्कुलर निकाला था 1635/2019, मतलब सर्कुलर नंबर, सेक्शन नंबर याद रहे तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। वेदर
इशू क्या था कि GST लेविबल ऑन द सर्विस एंड डिस्प्ले ऑन द नेम प्लेसिंग विद द प्लेट्स विद डोनर विद द चैरिटेबल विद द गुड्स। यानी कि क्या होता है कि कुछ लोग ना डोनेशन देते हैं, तो जब वो डोनेशन देते हैं तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वगैरह क्या करता है कि उनका नाम डिस्प्ले कर देता है, मतलब कि गुड्स कहीं रखे या कोई सर्विस दे रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तो उसको जिसने डोनेशन दिया, मतलब एक अच्छा खासा डोनेशन दिया ना, तो उनका लिस्ट नाम लिख देता है कि इस बंदे ने हमें डोनेशन दिया है, तो डिस्प्ले हुआ नाम, दूसरे लोग आके देखेंगे उसका नाम बढ़ेगा। तो ऐसे ही ये तो हो गया नॉर्मल, किसी ने सिर्फ डोनेशन दिया। लेकिन कुछ होते हैं डोनेशन देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ पर्सन्स बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, कहते हैं हम आपको डोनेशन देंगे, आप कोई भी गुड्स कर रहे हो, मतलब कि कोई रूम डेस्क तैयार कर रहे हो हर जगह, या पार्क तैयार कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा नाम होना चाहिए, हमारे बिज़नेस का होल्डिंग लगा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, कहाँ पे GST आएगा, कहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा, कहाँ नहीं माना जाएगा, उस पर इशू था। तो CBSE ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि इंडिविजुअल डोनर्स, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल वगैरह, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प एक्सेप्ट ऑन द डोनेशन गिफ्ट, मतलब कि जो भी उन्होंने डोनेशन या गिफ्ट के फॉर्म में एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को या किसी और को, चैरिटेबल वगैरह जो चैरिटी वगैरह करते हैं उनको दिया है, हेल्प किया है, फाइनेंशियल हेल्प किया है, तो उस केस में उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्लेस अ नेम ऑन द एक्सेप्टर इन द प्रीमिसेस एक्सप्रेस ग्रेचुइटी, यानी कि उनको रिस्पेक्ट के लिए, उनके अच्छे के लिए, मतलब कि दिखाना चाहते हैं कि हमारे किसी ने हेल्प की है, तो उस केस में रेसिपिएंट इंस्टीट्यूट उनका नाम डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। पर्पस ऑफ फिलैंथ्रोपी दैट इज़ द लीड टू द कमर्शियल गेन नॉट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उसको हम किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे कोई उसका फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है, उसका नाम ही तो लिखा है सिर्फ। नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट डू एनीथिंग हेंस नो GST इज एक्टिविटी, यानी कि उस केस में कोई भी GST नहीं आएगा। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी मर्जी से कोई पेमेंट करता है किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट उसका नाम डिस्प्ले कर देती है, यानी कि नेम डिस्प्ले करती है कि एक ग्रेटिट्यूड में, तो उस केस में जो है उस पे उस जो ट्रांजैक्शन है उस पे GST एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वही कि अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए करता है तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि कोई होल्डिंग वगैरह लगाने के लिए देता है तो उस पर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन है कि 2017 बात करता है कि सेंड टू द आर्टिस्ट ऑफ द एग्जीबिशन, मतलब कि एक आर्टिस्ट है, मैं नॉर्मली बताया, रीड करके नहीं बताता क्योंकि रीड करने में टाइम जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हो नोट्स में से बाद में, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, कि क्या है कि एक आर्टिस्ट है, अब वो आर्टिस्ट थोड़ी ना एग्जीबिशन में बनाता होगा आर्ट, अपना कहीं और बनाता होगा, तो वो जहाँ आर्ट बनाता है वहाँ से जब सप्लाई करेगा एग्जीबिशन में भेजेगा, तो जो एग्जीबिशन में भेजेगा ना तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई कंसिडरेशन मिल नहीं रही है, कि उसको कोई फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा कि इस एग्जीबिशन में भेज रहे हैं तो उसे वहीं फ़ायदा हो जा रहा है, उसका सेल थोड़ी ना हुआ। हाँ, बस वहाँ क्या है कि उस पर्सन को जो भी सप्लाई कर रहा है उसको एग्जीबिशन पे भेज रहा है, उसको एक कुछ चालान वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि उसको एक कंफर्मेशन रहे कि हाँ इसको हमने गुड्स दिया था पहुंचाने के लिए। लेकिन जब वो आर्ट जो है वो सेल होगा, एग्जीबिशन में जब सेल होगा, कोई लोग उसे ख़रीद के ले जाएंगे और कंसिडरेशन पे करेंगे ना, तो वहाँ पे वो GST के लिए लायबल हो जाएगा। यानी कि जब जहाँ उसका आर्ट प्लेस था वहाँ से एग्जीबिशन के लिए कोई भी GST नहीं लगेगा, लेकिन जब आर्ट गैलरी या आर्ट प्लेस एग्जीबिशन रूम से वो सेल होगा तो जो सेल होगा ना उस पर GST एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद बिज़नेस की बात करते हैं। उसके बाद एक बिज़नेस का हमारा क्या बचा है, हमने मेड, एग्री टू बी मेड कर लिया, फॉर कंसिडरेशन कर लिया। अब आता है हमारा फेदरेंस ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, फिर हम फेदरेंस ऑफ बिज़नेस, कुछ खास नहीं है, बिज़नेस को ही कहा गया है फेदरेंस ऑफ बिज़नेस, और वहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे क्या क्या एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, 217 बात करता है बिजनेस के बारे में। कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन वगैरह जो होते हैं, वेजर वगैरह, यानी किसी भी तरीके का काम हो, कोई ट्रेड का हो,
कॉमर्स का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या प्रोफेशन वोकेशन वगैरह हो, उस केस में आप एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़ विद द प्रॉफिट मोटिव और नॉट, यानी कि फिर उसका चाहे प्रॉफिट का मोटिव हो चाहे प्रॉफिट का मोटिव ना हो तो वो बिजनेस कहा जाएगा, किसी भी तरीका का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन वाला। कनेक्टेड टू द इंसिडेंशियल एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़ ऑफ क्लॉज ए, यानी कि जो क्लॉज ए में हमने ये सारी बात की, इनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो तो वो भी बिजनेस के अंदर आता है। एक्टिविटी इन नेचर ऑफ क्लॉज ए एनी थ्रो नॉट इन द फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम, यानी कि उसमें ये मतलब नहीं है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, वो कितना कर रहा है, बस नेचर उसका अगर उसके अंदर है ना तो वो भी आ जाएगा। फिर वो मतलब नहीं है वो कम सेल करता है, ज़्यादा सेल करता है, छोटा है, बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। अगर वो क्लॉज ए को डिफाइन कर रहा है तो वो बिजनेस के अंदर माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, सर्विस आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ गुड्स और कैपिटल सर्विस, द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी तरीके के गुड्स को लाना, कैपिटल गुड्स को लाना, सर्विसेज को लाना बिजनेस में जब वो बन रहा है, या एक्वायर करना, एक्विजिशन करना, मतलब कि उनको या तो अपना ही सप्लाई कर लेना बिजनेस में किसी और बिजनेस से, या अपने ही खरीद लेना, उनको खरीदना, सर्विसेज लेना, कैपिटल गुड्स खरीदना, वो सब बिजनेस के अंदर आता है। यानी कि बिजनेस में किसी भी इस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो भी बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ऑन द कमिटमेंट जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, प्रोविजन बाय द क्लब विद द एसोसिएशन विद द सच बॉडी फैसिलिटी बेनिफिट विद द मेंबर्स, जब क्लब या मेंबर्स वगैरह कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी बिजनेस के अंदर डिफाइन रहता है। एनी सच बॉडी फैसिलिटी विद द डिफाइन, यानी कि जो क्लब वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एरिया होता है उनका ना, क्लब वगैरह लोगों का, वो एक पार्क, लाइब्रेरी कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं, कुछ फ़ायदा करते रहते हैं सोसाइटी का, तो उस केस में वो भी बिज़नेस के अंदर आता है। अगर उसके मतलब कुछ कंसिडरेशन मिले ना मिले, जो भी प्रोविज़न क्लब एसोसिएशन रिलेटेड वो बिज़नेस के अंदर डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिशन फॉर फीस टू एनी प्रीमिसेस, किसी प्रीमाइसिस, यानी कि जैसे किसी थिएटर में जाओ या किसी मेले में जाओ तो कहीं कहीं जगह कुछ फ़ीस लगती है, यानी कि टिकट लगती है, टिकट चार्ज करते हैं, तो वहाँ जाने की जो भी टिकट चार्ज होगी, यानी कि एडमिशन होगी फ़ीस की, वो भी बिज़नेस का होगा। सर्विस ऑफ द ऑफिस होल्डर, यानी कि ऑफिस होल्डर की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रेस क्लब से कोई सर्विस एक्टिविटीज़ है, या ट्रांसपोर्टेशन और द लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि किसी भी तरीके की सर्विस लोकल अथॉरिटी ऐसा पब्लिक अथॉरिटी दे रहे हो आप तो वो भी सर्विस मानी, मतलब बिजनेस माना जाएगा। उसके अंदर कोर्स ऑफ इधरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब नॉर्मली तो वो 217 है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि कुछ चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सीबीएसई क्लैरिफिकेशन है ये प्रेस रिलीज विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि बिना कंसिडरेशन है कि तो उस केस में वो बिज़नेस माना जाएगा या सप्लाई माना जाएगा कि नहीं। तो इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट द सैंड मैन्युफैक्चर फैक्ट्री ऑफ द रिपेयर ऑफ द कल्टिवेशन, यानी कि हमने अपने इक्विपमेंट्स, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास कुछ टूल्स वगैरह थे, अब उसकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसके काम आ गया और उसको उसने भेज दिया और बाद में वो वापस भी आएगा, ये नहीं कि वहीं रहेगा, वापस भी आएगा, तो क्या वो माना जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कोई कंसिडरेशन मिला नहीं, टूल्स हमने दिए हैं। मान लो हमारे टूल्स बनाने का ही काम था एक बिज़नेस का और दूसरे बिज़नेस ने हमसे टूल्स मांगा, हमारे ही कि दूसरे बिज़नेस ने टूल्स मांगा और वो रिटर्नेबल भी है, वापस आएगा भी, तो उस केस में क्या है, तो क्लैरिफिकेशन क्या हुआ, उसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा क्योंकि रिमूवल गुड्स हुआ है विदाउट कंसिडरेशन एंड इट इज़ सफिशिएंट टू इशू चलान, यानी कि एक चलान इशू कर दो उस केस में, कि आप एक नॉर्मल चलान दिखा दो कि हमारा जो गुड्स है वो हमारी फैक्ट्री में जा रहा है, तो उस पर हम कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन है, तो उस केस में वो सप्लाई माना नहीं जाएगा। स्पेयर पार्ट्स फ्रीली सप्लाई टू रिप्लेस ड्यूरिंग वारंट पीरियड, यानी कि जब वारंट पीरियड होता है तो उसमें कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं तो हम सप्लाई नई चीज़ें लगा देते हैं, तो जो नए गुड्स या कोई सर्विस दे रहा है अपनी, तो उस केस में क्या माना जाएगा, तो उसे भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेयर पार्ट्स जिसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिना कंसिडरेशन के हो रहा है। जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं तो वहाँ पे सप्लाई नहीं माना
जाएगा, यानी कि जीएसटी नहीं आएगा। जो फ्री फूड सप्लाई होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह हो गए, वहाँ अगर फ्री खाना मिलता है तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन है। इसलिए जो प्रसाद मिलता है रिलीजियस प्लेस पे वो भी जीएसटी नहीं, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया वो भी नहीं आएगा। सी पर्सनल यूज़ बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल ने खुद ही यूज़ कर रहा था कार को और अब उसे सेल कर दिया तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो फेदरेंस बिजनेस का यूज़ नहीं है। सेल ऑफ ज्वेलरी द विच वॉज यूज पर्सनली, यानी कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा था, वो बिज़नेस के लिए ट्रांसफ़र नहीं करी, खुद के पर्सनल यूज़ किया, अब उसका काम नहीं है तो उसे बेच दिया। यानी कि नॉर्मल है, जो जिस पे कंसिडरेशन नहीं होगा वो भी नहीं आएगा। यानी कि फ्री, एक पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है कि फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू द जीएसटी स्पेसिफिकली कवर अंडर शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 के बारे आगे हम बात करेंगे क्या है शेड्यूल 1 में, क्या कैसे है। और उसके नॉर्मल समझ लो शेड्यूल 1 सेक्शन 7 के हिसाब से जो भी सप्लाई नहीं कहे गए हैं तो उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी कि जहाँ कंसिडरेशन नहीं है वो सप्लाई नहीं है, जहाँ पर फेदरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि बिजनेस जहाँ जो बिजनेस के लिए सेल नहीं हो रहा वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। दो चीज़ें हो गई सिंपल। मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा हो गया है कि वो जो कंसिडरेशन वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ने में आ रहा है तो कंसिडरेशन ना हो तो वो भी सप्लाई, और अगर कोर्स बिजनेस के प्रोसेस पे ना हो तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 7(1)(a) आता है। तो सेक्शन 7(1)(a) क्या बात है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन किसी पर्सन द्वारा, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल के अलावा, या कोई मेंबर या कॉन्स्टिट्यूंट्स वगैरह, यानी कि गवर्नमेंट वगैरह के कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से करा जा रहा है। फोर, किस लिए करा जा रहा है, कैश के लिए, कोई पुरानी पेमेंट थी उसके लिए, या किसी और वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। दो, यानी कि सबसे पहले कोई भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन हो रही है किसी भी पर्सन द्वारा, इंडिविजुअल के अलावा, या फिर किसी मेंबर या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। फोर, किस लिए चेक कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी, या तो उन्हें कैश मिलेगा, कोई पेमेंट होगी, या किसी और वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन के लिए। तो उस केस में क्या होगा, वो भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा क्लियर हो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। द पर्सन एंड इट्स मेंबर कंस्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, यानी कि वो अपने ही बीच में अगर कोई कर रहे हैं और उसमें उनको कैश भी मिल रहा है, यानी कि एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी है। होल्डिंग क्या कर रही है कि अपनी सब्सिडरी को गुड्स सोल्ड कर रही है और उससे कैश ले रही है, पैसा ले रही है, फ्री में नहीं कर रही, ट्रांजैक्शन कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, वो हो गई डीम टू बी टू सेपरेट पर्सन, यानी कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन आया, एंड द सप्लाई ऑफ द शैल बी डीम टू द प्लेस ऑफ द फर्म, यानी कि कोई भी दो ऐसे सेपरेट पर्सन, यानी कि मान लो 2 ब्रांच है, अब 2 ब्रांच ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसमें उनको कैश भी मिल रहा है, ये नहीं कि फ्री में हो रहा है, कैश भी मिल रहा है, तो उस केस में वो भी सेपरेट माने जाएंगे और दोनों को अलग अलग मानते हुए जीएसटी भी आएगा। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक जगह की कोई एक ऐसी प्लेस है एक क्लैरिफिकेशन में कि हमने अपनी किसी काम के, मतलब कि अपनी किसी सब्सिडरी होल्डिंग या अपनी किसी कंपनी को, ब्रांच को दे दिया है गुड्स और बाद में रिटर्न आए ना है, लेकिन अपनी ब्रांच को दिया है, तो उस केस में वहाँ नहीं आता। लेकिन अगर वहाँ से कैश आ रहा है, वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंसिडरेशन आ रहा है, तो उस केस में वो भी वहाँ भी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी भी वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बात करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। पहले हमने गुड्स के बारे में बात किया, अब हम सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या हो, फॉर कंसिडरेशन के लिए हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फेदरेंस ऑफ बिजनेस, भले ही वो कंसिडरेशन बिजनेस के लिए हो या सर्विस प्रोवाइड दिया हो हमने बिज़नेस के लिए या बिज़नेस के लिए ना दिया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्विस मिला है और उसके बदले आपने कंसिडरेशन पे किया है या कोई और काम कराओ, भले ही बिज़नेस के लिए करवाया हो या ना करवाया हो, उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये अभी हमने बात की, हाँ ये नहीं की कि जीएसटी आएगा कि जीएसटी नहीं आएगा,
हमने अभी सिर्फ बात की इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, जिसके लिए हमने पेमेंट करी हो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आ जाता है। फिर वो चाहे बिजनेस के लिए हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा, गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट वैल्यूएशन एज पर कस्टम एक्ट्स विद द थ्री विल द इम्पोस्टर लायबल टू पे टैक्स, यानी कि कुछ एक्ट्स वजह कस्टम्स एक्ट्स हैं, वैल्यूएशन एज पर कस्टम्स एक्ट है, इंटर स्टेट सप्लाई है, इम्पोर्टर ऑफ लायबल टू पे टैक्स, यानी कि इस तरीके से जो भी गुड्स होंगे, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा के किसी एक्ट के द्वारा, किसी वैल्यूएशन एक्ट के द्वारा या किसी कोई इंटर स्टेट सप्लाई है, उन सबको इम्पोर्ट माना जाएगा, वो इम्पोर्टर कहलाएगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम चीज़ सर्विस के लिए भी है, गवर्न बाय IGST एक्ट, CGST एक्ट या कोई इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहाँ रिसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। मतलब कि किसी भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसे इम्पोर्ट माना जाएगा और वो वहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एनालिसिस कर लेते हैं, एक थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए उसके लिए। इम्पोर्टर ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यहाँ हमने बात की क्या क्या कंसिडरेशन रहेगा और कौन टैक्सेबल होगा कौन एग्जम्प्ट होगा। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए हमने नहीं करा, ऊपर हमने बात क्या की थी, बिजनेस के लिए हो ना हो वो इम्पोर्ट माना जाएगा। लेकिन अब टैक्स किस पे आएगा, इम्पोर्ट बाय इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वहाँ आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपने कहीं यूज़ किया उस सर्विस को तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इसके साथ हमारा सेक्शन 1A, सेक्शन 1AA और सेक्शन 1B हमारा कंप्लीट हो, 7.1A, 7.1AA, 7.1B कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमारा आता है शेड्यूल 1 बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कहाँ पे ऐसा होगा कि सप्लाई हमने किया है बिना गुड्स के, मतलब कि बिना कंसिडरेशन के, लेकिन वहाँ पे भी हमें डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 बात करता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, यानी कि ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे हम अच्छे समझेंगे ITC किसको मिलता है, कैसे मिलता है या क्या होता है। नॉर्मल समझ लो एक फ़ायदा होता है कि हमने पीछे टैक्स पे किया है, जब उसको परचेज़ किया था तो उसका एक क्रेडिट मिला हुआ है हमें, ताकि हम आगे जब सेल करें ना तो वो टैक्स जो होगा उससे सेट ऑफ कर लेंगे। तो उस केस में अगर हम किसी गुड्स पे ITC है और फिर उसको बिज़नेस बंद करके हमने उसको डिस्पोज कर दिया तो वहाँ पे टैक्स सप्लाई माना जाएगा। मतलब डिस्पोज कर दिया मतलब कहीं पे बेच दिया, बिजनेस में नहीं, नॉर्मल कोर्स में, मतलब कि ऐसे ही बेच दिया या घर में रख लिया, तो उस केस में वहाँ पे टैक्स आएगा क्योंकि आपने उस पर ITC लिया था। तो जितना ITC ले रखा है उतने का टैक्स पे करो। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस या बोथ रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड सेक्शन 25 ऑफ द कोर्स पर्सन, यानी कि अगर आपने किसी भी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन, अपने ही किसी पर्सन को जो सेक्शन 25 के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको ट्रांसफ़र किया है गुड्स या सर्विस, तो उस केस में वो भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन एक प्रोवाइसो है कि गुड्स सर्विस गिफ्टेड टू 50,000 वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एम्प्लॉयर विद द एम्प्लॉय, यानी कि अगर किसी पर्सन, अपने रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है उतना हमें होगा, अगर डेफिनेशन तो हम उसको देख लेंगे आगे। तो मान लो रिलेटेड पर्सन जैसे कोई डैड, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, या कोई रिलेटेड, यानी कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर रिलेटेड हो गया, तो उस केस में भी आपको GST पे करना होगा, वो सप्लाई माना जाएगा भले ही आपने उस पर कोई कंसिडरेशन ना लिया हो। तो उसी का एक प्रोवाइजो दे रखा है कि एक अब एम्प्लॉयर क्या है, बिना बेनिफिट के तो एम्प्लॉय रहेगा नहीं वहाँ पे, तो अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट नहीं देगा तो उसके सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोवाइजो है कि जो एम्प्लॉयर है ना वो 50,000 तक अपना पेमेंट कर सकता है, यानी कि एम्प्लॉय को फिर कुछ भी दे 50,000 तक, वहाँ पे टैक्स नहीं आएगा। 50,000 तक की कोई भी चीज़ दे, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा का देता है तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। 50,000 तक आप कुछ भी दो, फ्री हो, कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन उससे ऊपर पे टैक्स आ जाएगा। अब रिलेटेड पर्सन क्या है, तो रिलेटेड पर्सन कोई भी सच पर्सन आर ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस, यानी कि किसी भी बिजनेस का ऑफिसर है, डायरेक्टर है, वन अनदर बिजनेस
तो वो रिलेटेड पर्सन के अंदर आएगा। अब सच पर्सन विल बी लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर है बिजनेस के, तो वो भी रिलेटेड पर्सन के अंदर आएगा। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, जिसके बारे में ऊपर बात की थी, वो भी रिलेटेड पर्सन के आएंगे। अ थर्ड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको अंडरलाइन कर लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल एंड होल्ड्स, OCH, होल्ड कंट्रोल या होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या शेयर्स, यानी कि किसी कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा का स्टॉक या वोटिंग पावर होल्ड करता है, शेयर्स होल्ड करता है, वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन के अंदर आएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, या फिर कोई ऐसा बंदा या पर्सन जो बिजनेस या किसी को डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो होल्ड कंट्रोल कर सकता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन क्या आएगा। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। कोई मान लो कोई दो बिजनेस है, अब रिलायंस मान लो, रिलायंस की सही सब्सिडरी है, सब अलग अलग है, तो जो अलग अलग दो पर्सन हो गए वो आपस में रिलेशन होंगे अगर उन दोनों का एक सेपरेट कोई होल्ड कर रहा है। मान लो ए और बी है, ए बी दोनों अलग अलग है, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, ना कोई ट्रांजैक्शन है, कोई बातचीत नहीं है, वो दोनों अलग अलग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, अननोन पर्सन है, लेकिन उन दोनों की एक ही होल्डिंग्स कंपनी है सी, तो जो सी होल्डिंग कंपनी है वो दोनों को कंट्रोल कर सकती है, तो इसका मतलब हो गया वो दोनों भी आपस में रिलेटेड पर्सन हुए, उनमें के बीच में भी रिलेटेड पर्सन का रिलेशन आ जाता है। उसके बाद टुगेदर दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन वाला हो गया बोथ ऑफ देम कंट्रोल बाय ये वन ऑफ देम, यानी दो में से कोई भी अगर कंट्रोल अदर होता है या एक कोई भी थर्ड पर्सन द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यानी कि सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, फिर भी वो रिलेटेड पर्सन के अंदर आ जाएंगे। यानी कि ये कुछ बात की गई है, कोई ऑफिसर डायरेक्टर हो कंपनी का वो रिलेटेड पर्सन है, कोई लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हों, यानी कि पार्टनरशिप या LLP में पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो तो लीगली बनते हैं, तो उस केस में वो भी आ जाते हैं रिलेटेड पर्सन के अंदर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है। कोई थर्ड पर्सन कंपनी में या कहीं थर्ड कंपनी में पार्टनरशिप में 25% या उससे ज़्यादा का होल्ड करता है, वो आ जाता है। मतलब कि दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, वो नहीं, उनके पास खबर नहीं है, लेकिन कोई तीसरा है उसके पास 25% या उससे ज़्यादा का पावर है कि वो ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर दे या रोक दे, सप्लाई को रोक दे, तो उस केस में वो रिलेटेड पर्सन के अंदर आ जाएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली कंट्रोल्ड या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अदर, यानी कि कोई किसी और के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है। बोथ ऑफ देम, यानी कि दो बिजनेस या सप्लायर जो है वो दोनों किसी और के द्वारा कंट्रोल, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल्ड है, या कोई और थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, कोई सेम, मतलब कि अगर कोई और किसी पे कंट्रोल कर रहा है या कोई किसी का रिलेटेड है, बहुत सेम फैमिली का है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, लीगल रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, होल्डिंग मोर देन 25% है, तो उस केस में ऑफिसर डायरेक्टर में वो सब रिलेटेड पर्सन के अंदर आ जाएंगे। एक बार आप रीड करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट हो तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है फैमिली। अब फैमिली तो हमने बोला, लेकिन फैमिली के अंदर आता कौन है? अब फैमिली की डेफिनेशन GST क्या कहता है? फैमिली मीन्स द स्पाउस, चिल्ड्रन of the person and the parents, grandparents, brother, sister of the person if they are whole or mainly dependent on the family। यानी कि कोई भी स्पाउस या चिल्ड्रन तो नॉर्मली आते ही हैं किसी पर्सन के, लेकिन उससे एडिशनल में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर भी आएंगे अगर वो डिपेंड है पूरी तरीके से, यानी कि मेनली डिपेंड है कि उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, या तो होली या मेनली जैसे भी है वो डिपेंड है अगर किसी पर्सन पे, तो वो भी फैमिली माने जाएंगे। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल कई बार होता है अपने एजेंट से सप्लाई करवाते हैं या बाय करवाते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स इसमें बोला गया है कि बाय अ प्रिंसिपल
टू हीज एजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को गुड्स भेज रहा है। द गुड्स में अंडरटेक सप्लाई ऑफ द गुड्स और हैव द प्रिंसिपल ऑफ द एजेंट विद द ओन्स इनवॉइस, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस में प्रिंसिपल हुआ एक एजेंट हुआ, प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को गुड्स भेजा, और जो गुड्स भेजा ना अब एजेंट उसको सप्लाई करेगा आगे। तब जब एजेंट उसको आगे सप्लाई करेगा तो मान लो अगर वो अपने इनवॉइस पे कर रहा है, खुद ही के इनवॉइस इशू करके सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा, वहाँ भी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन सप्लाई माना जाएगा, ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा। और अगर वो प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है तो वो उसकी बात अलग है, इसके आगे क्लैरिफिकेशन है, उसमें हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है और एजेंट अपने इनवॉइस पे सेल कर रहा है वो आ जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल जो एजेंट से ख़रीद रहा है या एजेंट के ज़रिए ख़रीद रहा है तो उस केस में भी अगर एजेंट अपना इन्वॉइस, मतलब नॉर्मली समझ लो, भले ही प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को कोई गुड सर्विस दे, तो उस केस में अगर एजेंट अपना इन्वॉइस दे रहा है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा और सप्लाई माना जाएगा और टैक्सेबल होगा। तो ये बाइंग एजेंट का पॉइंट है और ये सेलिंग का है। एक बार आप रीड कर लिएगा करना तो उसके आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद सर्कुलर नंबर क्या है, 5731/2018 सर्कुलर नंबर क्या कहता है, इशू क्या था, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप अंडर सेक्शन पैरा 3 ऑफ द शेड्यूल। मतलब कि पैरा 3, ये पैरा 3 है, इसमें शेड्यूल में पैरा 3 पैराज होते हैं, ठीक है, सेक्शंस नहीं होते। तो पैरा 3 शेड्यूल 1 क्या बात करता है, सबसे तो क्लैरिफिकेशन इसका क्या आता है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल एजेंट वेयर द इशू ऑफ द फर्दर, यानी कि सेलिंग, यानी कि सेल के लिए प्रिंसिपल जो सेल के लिए दे रहा है गुड्स, तो उस केस में अगर वो खुद के नेम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो एजेंट शैल बी कवर्ड अंडर पैरा 3 एंड शेड्यूल 1, तो फिर वो उसके अंदर आएगा, फिर उसके अंदर सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर वो खुद का दे रहा है तो, लेकिन प्रिंसिपल का दे रहा है तो नहीं आएगा, नॉट कवर्ड। सेम वैसे ही बाइंग एजेंट की बात करें तो जो बाइंग एजेंट है अगर वो खुद के नाम पे दे रहा है तो कवर होगा और प्रिंसिपल के नाम पे दे रहा है तो कवर नहीं होगा। तो सिंपल समझ लेना है कि अगर एजेंट खुद का नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो सप्लाई टैक्सेबल माना जाएगा, वो सप्लाई के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर वो कंसिडरेशन अपने नाम पे नहीं दे रहा या अपना नेम का इशू नहीं कर रहा, इनवॉइस प्रिंसिपल के नेम पे कर रहा है तो वहाँ पे नहीं माना जाएगा। सिंपल, ये सिंपल हो गया। बाकी वर्डिंग्स के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आप वर्ड्स अपने आप क्रिएट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि जब हम बाहर से इंटर स्टेट सप्लाई या आउटसाइड इंडिया से गुड्स मंगाया तो उसे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करा, लेकिन बिना कंसिडरेशन के, उसके हमें कंसिडरेशन पे नहीं करने पड़े। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय द रिलेटेड पर्सन के बारे में हमने पढ़ लिया, उससे कोई इंडिया के बाहर से सामान मंगाया। फ्रॉम एन इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इन द कोर्स ऑफ अदर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अपनी किसी बाहर की इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं उनका बाहर इस्टेब्लिशमेंट होता है, उनका ऑफिस ब्रांच वगैरह आउटसाइड इंडिया होते हैं। तो अगर उस केस में वो भी उनसे कुछ गुड्स सर्विस लेते हैं तो उस केस में वो भी सप्लाई माना जाएगा, भले ही उस पर कंसिडरेशन आपने पे किया है या नहीं। तो सिंपल एनालिसिस का समझ लो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस है, या नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन मिला है, भले वो बिज़नेस के लिए हुआ हो या ना हुआ हो, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है, अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिला है तो उस केस में रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने गुड्स लिया है कोर्स अपने बिजनेस के लिए तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स सर्विस आपने किसी भी रिलेटेड या पर्सन के लिए लिया है, सिंपल समझ लो, बिजनेस कंसिडरेशन है, बिजनेस के लिए यूज़ किया या बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया, नॉर्मल कंसिडरेशन है, टैक्सेबल। कंसिडरेशन नहीं है तो दो पार्ट देखना है, पहला कि अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया है कि नहीं लिया, अगर लिया है तो टैक्सेबल,
अगर नहीं लिया तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, नॉट कंसिडरेशन टैक्सेबल, विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पर्सन है तो टैक्सेबल, अगर नहीं है तो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके शेड्यूल 2 हमारा बचा है, शेड्यूल 3 बचा है और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, इतना सा पार्ट हमारा बचा है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, वीडियो समझ आई होगी, आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हुआ होगा या क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कोई पॉइंट्स में लगा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप कमेंट कर देना कि क्या प्रॉब्लम है, या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, तो मैं उसको ट्राई करूँगा क्लियर करने की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों की वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।